हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज फोर्थ क्विज जो हमारी पॉलिटी पर है। कल हमने ये जो हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लेक्चर था इसको कंप्लीट कर लिया था हमारे 1 पेजर में अच्छे से डिटेल के साथ, है ना। हमने एक एक पॉइंट को लिया था, एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था, क्या क्या लूप्स होते हैं जहाँ पे हमें एग्जामिनर फंसाता है, हमने उसको भी अच्छे से देख लिया था। जिसने नहीं देखा हो वो जाके पहले लेक्चर देखे, उसके बाद आज के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करे। एंड जो अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Statement 1 is saying that the Constitution establishes a federation with a strong unitary base। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब यूनिटरी है या फेडरेशन है ना, या फिर फेडरेशन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग टिल्ट है थोड़ा, है ना, कि यूनिटरी बेस है। तो बताइए आपको क्या सही लग रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एज वेल एज पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन। क्या ऐसा होता है, मीन्स जो हमारी लॉ मेकिंग पावर है ना, लॉ को बनाने की पावर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है यूनियन एंड स्टेट्स में, क्या उस पर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस लगा सकता है, और साथ में क्या पार्लियामेंट का इंटरवेंशन होता है। बताइए आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, हम हमारा स्टेटमेंट 3 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर द एंटायर कंट्री। क्या पूरे इंडिया के लिए हमारे पास एक सिंगल सिटीजनशिप है, क्या ऐसा है, बताइए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेट्स हैव एन अनकंडीशनल राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। क्या स्टेट्स के पास अनकंडीशनल राइट्स हैं जिससे वो जो हमारा यूनियन है उससे अलग हो सकता है, सिसीड का मतलब अलग हो सकता है, क्या ऐसा है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं, बताइए आपको कौन से सही लग रहे हैं। बहुत ही कम टाइम है, 3 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स याद रहे हैं, कितने नहीं याद रहे, ना आपको समझ में आना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो। सो जस्ट 3 सेकंड है, ठीक है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, टाइम होने वाला है। सो नाउ टाइम्स अप, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं एक बार सबको डिलीट कर देती हूँ ये पेन्स को। ओके, अब देखो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि हमने देखा था कि जैसे नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तब क्या होता है, जो सेंटर है हमारा वो क्या हो जाता है, मतलब मोर पावरफुल हो जाता है, मीन्स जो यूनिटरी की तरफ टिल्ट हो जाता है, वो बिना ऑफिशियल किसी भी पॉइंट को किए या मतलब किसी भी ऑफिशियल चीज़ को किए बिना ही वो क्या करेगा, जो हमारा नेशन सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके अंडर पावर ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट, जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, यस है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, तभी तो हमने 7th शेड्यूल पढ़ा था कि वहाँ पे हमारी क्या है, यूनियन लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट है, और हमारी कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट है ना, जहाँ पे क्या है कौन किस में अपने लॉज बना सकता है उसकी पावर्स वहाँ पे डिफाइन है ना। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन, यस हमने वो पढ़ा था ना, अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो अमेंडमेंट कौन कर रहा है, पार्लियामेंट ही कर रही है ना, तो पार्लियामेंट भी क्या कर सकती है, उसमें चेंजेस ला सकती है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बस हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, है ना, बाकी क्या कर सकते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट ला सकती है। थर्ड तो बिल्कुल सही है, हमने देखा था यूएस में होता है कि स्टेट और यूनियन के लिए अलग अलग सिटीजनशिप होती है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। हमारा लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नहीं ये अनकंडीशनल राइट तो नहीं हो सकता ना, अगर अनकंडीशनल राइट होगा तो फिर हमारा पूरा नेशन एक यूनिटरी रहेगा ही नहीं, है ना, मतलब जिसका जब मन किया वो हट जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो हमारा 4th स्टेटमेंट गलत है, बट बाकी के 3 स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई एम होपिंग आप लोगों ने भी सही आंसर मार्क किया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इंडिया का क्या फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना। ये हमारा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी टिल्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल टिल्ट। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट पार्लियामेंट क्या कर सकती है उसको,
जैसे नेशनल इमरजेंसी वगैरह हो गई तो उसमें चेंज भी कर सकती है। इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यूएस में है कि डुअल सिटीजनशिप होती है, बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। और इंडिया में ये ऐसा नहीं है कि मतलब अनकंडीशनल है कि बिना किसी कंडीशन के अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इट कंबाइंस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विद जुडिशियल रिव्यू। क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और वहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको रिव्यू करती है। फिर है सेकंड स्टेटमेंट, इट एस्टेब्लिशेज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर टू इनवाइडेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। तो ये वाला जो लाइन है एग्जैक्टली यही तो है हमारा जुडिशियल रिव्यू, कल हमने देखा था, है ना, कि जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो उसके अगेंस्ट में जा रहे होते हैं, हमारी बेसिक वैल्यूज़ के, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, स्टेटमेंट हट रहा है उससे। ओके, अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी इज कम्प्लीटली इनकम्पेटिबल विद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। क्या अगर जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है तो क्या वहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं हो सकती, मतलब कम्प्लीटली इनकम्पेटिबल है, ऐसा पॉसिबल है? सोचिए। ठीक है, स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम रादर देन सेपरेटेड फेडरल एंड स्टेट जुडिशरी सिस्टम। मीन्स कि जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं और फिर हमारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या ये इंटीग्रेटेड है या फिर हमारी फेडरल की और स्टेट की अलग अलग है? ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो यस, 3 2 एंड 1, नाउ टाइम्स अप। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब ये तो हमारा है ही है ना, बेस जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है ही। ओके, लेट मी रिमूव दिस, यस। ओके, तो ये तो हमने देखा ही था कि हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, यही स्टेटमेंट 2 ही इसको क्लियरली डिफाइन कर दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उसके पास पावर है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। यस, तो ये तो सही हो गया, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। बट क्या ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं होगी? नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एंड फोर्थ तो हमारा सही है, ये तो अभी मैंने क्लियरली बता ही दिया था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई हमारी, ठीक है, फिर हाई कोर्ट्स हो गई, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए, 1 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई एम होपिंग क्लियर होगा ये और आपका आंसर भी करेक्ट मार्क किया होगा आपने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है पर हमारे यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एब्सोल्यूट वाली कहाँ पर है, हमारी यूके में, ये याद रखने हैं पॉइंट्स। अब हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं, जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोसेस है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट देखते हैं, है ना, मतलब जुडिशरी करती है जुडिशियल रिव्यू। अब हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है रादर देन डुअल जुडिशियल स्ट्रक्चर। क्लियर, आगे बढ़े। अगर कोई भी इशू हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमसे जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बट कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है, पहले लेक्चर देखो। हम इसीलिए एक दिन का टाइम देते हैं, एक दिन पहले आप लेक्चर देखो, नेक्स्ट डे हम उसी लेक्चर पे बेस्ड आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप पढ़ भी लो, रिवाइज भी कर लो, हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, है ना, टेलीग्राम पे सारे अपडेटेड हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, है ना, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए हेल्पफुल है ना। अल्टीमेटली वही है कि टाइम धीरे धीरे जाता जाएगा, बट जैसे जैसे आप डेली कंसिस्टेंट होके प्रैक्टिस करते रहोगे एक सीक्वेंस में। अब आप देखो, आप क्लास देख रहे हो, ठीक है, आपको उसके नोट्स भी मिल जा रहे हैं, है ना, सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर रहे हो, यही तो चाहिए हमें। और हमारे जो भी जिनका यूपीपीसीएस का पेपर है 6 दिसंबर को, उनके लिए तो हमारी यूपीपीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी चल रही है ना, तो उसको मतलब अच्छे से देखते चलो, आपकी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो रही है ना। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, उसको रिवाइज करते रहो जितनी बार भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है उसकी, है ना, मैराथन क्लास भी डाल दी गई है, आप उसको देखते रहो, दिन में एक बार रिवाइज कर लो। आपके एग्ज़ाम तक बहुत टाइम है, 1 1 घंटे भी दोगे ना
तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान से अपना एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, कल के भरोसे कुछ मत छोड़ो, ठीक है। आज जो हुआ है उसको आज ही की आज ख़त्म कर लो, वरना टाइम पता नहीं चलता है, ओके। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कहा जाता है कि दोनों ही है। ये मतलब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, पढ़ लीजिए, है ना। देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। ऑप्शन ए क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली थ्रू अ रेफरेंडम बट पार्लियामेंट में अमेंड ऑर्डिनरी लॉ बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, है ना। अभी ठीक है, पहले आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर जाएंगे हम डिटेल में ना, इसको देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिक्वायर डिफरेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल मेजोरिटी टू स्पेशल मेजोरिटी एंड फॉर सर्टेन प्रोविजंस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर। क्या ऐसा कुछ होता है, मीन्स कि अलग अलग प्रोविजंस, मतलब अलग अलग टाइप की हमारे पास अमेंडमेंट प्रोसेस है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं। वो रेंज करती है, सिंपल मेजोरिटी भी होती है, स्पेशल भी होती है, और कुछ प्रोविजंस के लिए जो आधे स्टेट्स हैं उनकी सहमति, रेटिफिकेशन लेना भी ले लेते हैं, ठीक है। क्या ये सही है। अब हमारा ऑप्शन सी क्या बोला है, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी बट सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ऐसा है, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑल। एंड लास्ट ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट वेयर एज ऑल अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ये वाला ना आपको सीरियसली बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से कल हमने पढ़ा है, ये इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इसके लिए तो आपको 1 सेकंड का टाइम काफ़ी है, वैसे तो नज़र मारती है आपका आंसर सही हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, सुना। अब देखो ये जो ऑप्शन बी है ना, देखो क्लियरली डिफाइन कर रहा है हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं ना। कल मैंने बताया था आर्टिकल 368 है जहाँ पे हमारे अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। 368 में एक तो नॉर्मली हम सिंपल मेजोरिटी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी में हमें वो आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है। इसके स्कोप के अंदर क्या क्या आता है कि स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी बाहर है, स्पेशल मेजोरिटी के लिए हमें चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में हमने क्या बताया था, याद है कि 50% मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, और उसमें भी क्या होती है, जो स्पेशल मेजोरिटी होगी हमारी वो प्रेजेंट एंड वोट करना चाहिए उसको उस टाइम पे, ओके। एंड कुछ केसेस में जहाँ पे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी प्रोविज़न है तो वहाँ पे हमें रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा आधे स्टेट लेजिस्लेचर से, मतलब आधे स्टेट की लेजिस्लेचर ने अगर हाँ बोल दिया तो हम अमेंडमेंट को पास कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा लूप होल भी है कि अगर मान लो आधे स्टेट ने हाँ बोल दिया बट अगर बाद में किसी ने मना कर दिया तो कोई प्रोविज़न नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा लूप होल है। तो बट हमारे लिए क्या क्वेश्चन है कि हाँ, अलग अलग प्रोविजंस हैं अलग अलग अमेंडमेंट्स के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड ऐसे है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको तो आप नहीं छू सकते ना, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हो। फ्लेक्सिबल इसलिए कि यस अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल, है ना, इसलिए तो इतने सारे अमेंडमेंट्स हो भी चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो आई एम होपिंग दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या है, इसका आंसर बी। एंड ये वही बताया हुआ है कि आर्टिकल 368 के अंडर है ना, और उसके बाहर भी हमारा क्या है, अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम्प्लीटली ना ही तो रिजिड है ना ही हमारा फ्लेक्सिबल है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, है ना, यूनिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मैंने कल आपको बोला था ना, आज से हम स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे हम नॉट करेक्ट वाली चीज़ें भी पूछेंगे। इट मीन्स आपका पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं कि अच्छा बस पढ़ लिया कर दिया। जैसे ही आप कोई भी वर्ड देख रहे हो जो फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, राइट पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या पूछे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेज अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ तक तो सही लग रहा है, इन विच द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर।
क्या ऐसा है? सोचिए, कल ही पढ़ा है। ऑप्शन बी क्या बोला है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या ऐसा है? कल ही हमने देखा था वाला पॉइंट कि जब हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे ना, उसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना ही इकोनॉमी के बेसिस पे, है ना। हमने यही वाले कॉन्सेप्ट को रखा था। मीन्स ये तो सही है, चलो मैंने ही बता दिया आपको, आपको नॉट करेक्ट बताना है ना। और ये ऑप्शन सी क्या बोला है? द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट तो है ही, हमें पता है, आगे का ढंग से पढ़ेंगे। इन विच द स्टेट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट एनी मैटर एसोसिएटेड विद रिलीजन। क्या ऐसा है कि मतलब स्टेट सेक्युलर है और उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि वो धर्म से, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड किसी भी मैटर में कोई भी इंटरफेयर कर सके? क्या ऐसा है? ऑप्शन डी क्या बोला है? द कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस फंडामेंटल राइट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू परस्यू बोथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। कैसा है? इसमें से आपको बताना है क्या सही नहीं है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। बहुत ही कम टाइम है, मैं बोलूँगी 1 ही सेकंड का टाइम काफ़ी था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट, है ना। तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो ये वाला तो हमारा बिल्कुल सही है कि यस, हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एग्जीक्यूटिव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। यस, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी भी हमारा सही है। स्टेटमेंट बी मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देता है। ये हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तब से ही बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ना ही तो जेंडर, ना ही कास्ट या ना ही इकोनॉमिक बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। क्या था? सबको, है ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद वालों को वोट करने का अधिकार था। एंड अभी क्या है, वो एज 18 है। और हमने देखा भी था, पहले 21 थी, फिर 18 हुई है। अब आप मेरे को जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है ना, बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, 61st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ईयर बता दीजिएगा मेरे को कि 1988 है, 89 है या 90 है। बता ही दिया मैंने, पर चलिए आप रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, पर क्या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है कि वो रेगुलेट कर सके किसी भी मैटर में? नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। पहली चीज़ तो देखो, वर्ड क्या है, एक्सट्रीम वर्ड जा रहा है कि एनी मैटर, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी प्रिंसिपल ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है ना, तो हम रिफॉर्म लेके आते हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो स्टेट रेगुलेट करता है ना। बट एनी मैटर में आ गया तो ये वाला क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। बट डी वाला स्टेटमेंट ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। फंडामेंटल राइट्स हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड डीपीएसपीज हमें क्या दे रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा याद भी होगा, है ना, ध्यान होना चाहिए आपको कि जो डीपीएसपीज हैं हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं 3 पार्ट में, ध्यान है। एंड ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो 3 पार्ट्स में जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। बाद में हम लोगों ने कि उसका नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। एक हमारा क्या है, गांधीयन, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड जो लग रहे हैं हमें, ठीक है। सेकंड क्या है, सोशलिस्ट, है ना, जहाँ पे नॉर्मल ऐसा लगे अच्छा ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। वैसे तो हम पढ़ेंगे जब डीपीएसपीस, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स से रिलेटेड जो भी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, आई एम होपिंग कि आपका सही गया होगा क्योंकि ईजी था ये वाला क्वेश्चन। सो यस, आंसर सी क्या है इसका, करेक्ट वन है कि स्टेट रेगुलेट कर सकती है किस किस केसेस में, जहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है, इक्वेलिटी, पब्लिक ऑर्डर की जरूरत होती है। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, कोशिश कीजिए कि डेली 5 आउट ऑफ 5 ही आपके सही हो, है ना। और अगर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है, इसको एज अ प्रैक्टिस लेना है। जो गलत हो रहा है उसको सही करने की कोशिश करनी है। सही करना मीन्स सिंपल रिवाइज करो कि अच्छा मुझसे कहाँ गलती हुई थी एंड आगे ये ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर करना है इन सारे स्टेटमेंट्स को और हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। कल तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि मैं इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछूंगी, तो इसलिए आप प्रिपेयर्ड भी होंगे आज, है ना, अगर लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो ऑब्वियसली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन अपना। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया।
अब देखो ये तो पता होना चाहिए, प्रेम्बल पढ़ा है तो वहीं पे हमने सबसे पहले लाइन देखी थी, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, तो वो क्या बताया था कि सोर्स है ना, तो ये तो सही बात ही है ना। चलो मैंने ही चीटिंग करवा दी एक क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट में। सेकंड पर आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन वेल वेस्टिंग रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम। क्या मतलब दो हेड है यहाँ पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और जो एक रियल हेड है, जहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, जिसको हेड कौन करते हैं, पीएम। क्या ऐसा है? ठीक है, देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली सेपरेट्स द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ कर रहे होगे ना, तो अभी आप इस क्वेश्चन को करके ले जाओगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या वो उससे सेपरेटेड हो सकता है? नहीं ना। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। अब देखो, अगर मैं एक नंबर बोलूँ, थर्ड गया, ठीक है, एंड ये भी गया, तो आंसर तो आपके आंखों के सामने वैसे ही आ गया 1 और 2, बट फिर भी हम देख लेते। सॉरी, देखो अब मैं भी वही वाली गलती करने वाली थी ना, कि क्या बोल रही हूँ मैं कि आंसर आपको बताना है ना। अब देखो मैं भी क्या बोली थी कि ये कट गया तो आपके सामने आंसर आ गया, एंड ये मैं जानबूझ कर करके दिखाया है आपको कि आपको ध्यान रहे कि यार सही में गड़बड़ में यही होता है कि अभी जब बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंड है तब हम ये गलती करने जा सकते हैं। तो अब सोचिए जब एग्जाम का प्रेशर होगा तो हम पक्का करेंगे। इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है मीन्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। ये नहीं होगा मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारे क्या होगा, सही हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स इमरजेंसी प्रोविजंस दैट कैन सब्सटेंशियली ऑल्टर द नॉर्मल फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अरे ये तो पढ़ा ही है ना हमने कि जो जब इमरजेंसी लगती है तो यूनियन के पास ज़्यादा पावर आ जाती है ना। वो एक तरीके से पूरा का पूरा यूनियन बन जाता है हमारा, है ना, कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है, सब कुछ उसी के अंडर में आ जाता है। तो यस, ये वाला तो सही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट ये कट गए, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो यस, एक बार सारे स्टेटमेंट्स को दोबारा देख लेते हैं कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये हमने देखा था कि नॉमिनल हेड है और रियल हेड है। नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, एंड रियल हेड कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको हेड कौन करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये पॉइंट याद रखने, आर्टिकल 74 75 कल समझाए भी थे। कंप्लीटली सेपरेट नहीं करता है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, तो सेपरेशन होने का मतलब ही नहीं है। जो कंप्लीटली सेपरेट होता है ना, ये हमारे यूएस में होता है, ओके। चलिए अब देखते हैं ये लास्ट वाला स्टेटमेंट। तो यस, ये वाला तो हमारा सही है कि जब इमरजेंसी लग रही है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सो करेक्ट आंसर यही है। आई एम होपिंग कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस, और मैं तो वैसे चाहती हूँ कि सारे ही क्वेश्चन सही गए हों, है ना, क्योंकि हमने अच्छे से कल पूरा लेक्चर पढ़ा था, टाइम लेके हमने पूरा पढ़ा है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब बाकी आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हों, ऑनेस्टी के साथ अपने मार्क्स नीचे बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि कितने सही हुए हैं, कितने रह गए हैं। जो रह गए हैं उसके लिए दुख ही नहीं होना है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इम्प्रोवाइजेशन प्रोसेस है। एग्जैक्टली जो आपका एग्ज़ाम है, अभी मैं यूपीपीसीएस के लिए बात कर रही हूँ मेनली अभी, क्योंकि उनका रिसेंट में एग्ज़ाम है, तो वो कब है, हमारा 6 दिसंबर को, है ना। अभी उसके लिए टाइम है, तो आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए फिर, अगर आप कुछ ये क्वेश्चंस और हमारी पूरी स्ट्रेटजी की पहले लेक्चर्स ले रहे हैं, फिर हम उसमें भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, 1 पेजर दे रहे हैं पूरा, और फिर नेक्स्ट डे हम हमारे एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा जितना भी चैप्टर था वो क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। अगर ये आपको स्ट्रेटजी एंड सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। बाकी के आपको जितने भी नोट्स हैं, है ना, जितने भी पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, है ना। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो भी आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल पे ही है ना, तो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। चलिए फिर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप शाइनिंग। एंड ये हमारा वो 1 पेजर है जहाँ से आपको रिवाइज करके आना था, कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।